नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ये आप देखेंगे कि चीन पाकिस्तान सीमा पर मिसाइल दागने वाले इजरायली हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात हुए हैं। और आप देखेंगे अगर पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी हों तो हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना ही होगा। देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। चाइना से आप देखें तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। ठीक है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर दुश्मनों के ठिकाने तबाह करने की रखता है क्षमता ये। और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस है। वायुसेना ने हाल ही में श्रीनगर एयरवेस पर मिग 29 लड़ाकू विमान की तैनाती की है। और 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है ड्रोन। आधिकारिक सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि हेरोन मार्क 2 ड्रोन में रोटेक्स 916 आईएस इंजन लगा है। इस इंजन से ड्रोन को 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलती है। स्क्वाड्रन लीडर आर्पिड टंडन हेरोन मार्क 2 ड्रोन की कई खूबियां गिनाते हैं। यह ड्रोन शून्य से नीचे के तापमान में विषम मौसम में भी कारगर तरीके से काम कर सकता है। हिमालय रेंज के ऊपर उड़ान भरने के लिए इसका इंजन बहुत एक तरह से मजबूत भी है। एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है। एक कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने फिर की मंदिर में तोड़फोड़। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में लक्ष्मी नारायण मंदिर के गेट पर पोस्टर भी लगाए। पोस्टर में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर भी लगाई गई। ये आप लोगों को बता दूं, अगर खालिस्तान की बात करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो पंजाब पड़ता है, भारत में जो पंजाब पड़ता है, इससे अलग करके एक आप देखेंगे कि देश बनाने, खालिस्तान देश बनाने की बात होती है, खालसे की सरजमीन। और भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को का नाम दिया गया एक तरह से। और 1984 में आप लोग देख लीजिए, खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। और आप देखिए पंजाब और कुछ राजस्थान का हिस्सा, उत्तर प्रदेश तक का हिस्सा इसमें बता दिया जाता है। ठीक है। उपराज्यपाल बोले अनुच्छेद 370 हटने का विरोध करने वालों को जवाब यह है यह भीड़। श्रीनगर में तिरंगा रैली में उमड़ा हुजूम। ये आप देखते हैं कि 370 और 35 से हट चुका है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 भागों में जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है, तो उसी के लेकर बातें हो रही हैं। ठीक है। इंटरनेट मीडिया पर इलाज नहीं बांटते फिरते डॉक्टर, एनएमसी कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कह रहा है। कहा कि टेलीमेडिसिन और इंटरनेट मीडिया का फर्क समझना जरूरी है। छवि चमकाने के लिए इंटरनेट मीडिया पर लाइक फॉलोअर्स की होड़ से बचें। मणिपुर की हिंसा से जुड़े 9 और मामले की जांच करेगी सीबीआई। ये आप देखते हैं मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली हुई है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी है। नागालैंड, असम, मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 5 राज्यों में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर एनआईए का छापा। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, आपको मालूम होगा। और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठाणे के अस्पताल में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत, समिति करेगी जांच। अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों की ज्यादा उम्र और गंभीर हालत को बताया वजह। स्वास्थ्य सेवा आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की बात हो रही। अप्राकृतिक यौन संबंध व्यभिचार पर आईपीसी से प्रावधान खत्म होंगे। और बीएनएस विधेयक ने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटाया। विधेयक पर पहली बार आतंकवाद शब्द को परिभाषित भी किया गया। इसमें भारतीय न्यायिक संहिता की बात हो रही है। और देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विधेयक जब कोई राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव रहता है ना, तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। तो आप देख विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध और अभिचाय पर 2 प्रावधानों को हटाया गया है, जिन्हें 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रमशः कमजोर और समाप्त कर दिया था। बीएनएस को भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लाया जा रहा है। आईपीसी की तहत
धारा 377 में कहा गया कि जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता है उसे आजीवन कारावास दंडित किया जाएगा या 10 साल तक की सजा दी जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें देखेंगे कि 27 सितंबर 2018 को 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया था, और जिसके तहत व्यभिचार पुरुष के लिए एक अपराध था, लेकिन महिलाओं को इसके लिए दंडित नहीं किया जाता था। और आप देखते हैं कि बीएनएस विधेयक में व्यभिचार के अपराध से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के पारित होने पर तक आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 309 के तहत एक दंडनीय अपराध था। बीएनएस विधेयक ने धारा 309 में बड़ा संशोधन करते हुए आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 115 के तहत आत्महत्या के प्रयास को गंभीर मानसिक तनाव का नतीजा माना गया था। बीएनएस विधेयक 2023 में आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास के लिए अलग अपराध का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि नई विधेयक में धारा 224 में जो कुछ मामलों में आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानती है। बीएनएस विधेयक की धारा 224 के अनुसार जो कोई भी किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या फिर रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास करेगा उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और आप देखते हैं कि वीएनएस विधेयक आईपीसी के तहत राजद्रोह के अपराध को निरस्त करने का प्रस्ताव करता है, और उन्मादी भीड़ द्वारा की गई हत्या, मॉब लिंचिंग तथा नाबालिगों से दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। पहली बार आतंकवाद शब्द को वीएनएस विधेयक के तहत परिभाषित किया गया, जो आईपीसी के तहत नहीं था। और बीएनएस विधेयक के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या फिर उसके एक वर्ग को डराने या शारीरिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या फिर किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, ये भी देख लिया करिएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ, तो ये भी आप लोग देखिएगा। 4 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक, दिल्ली दंगा और दुष्कर्म मामले में सजा दिलाने पर सम्मानित किया गया है। डीसीपी सेन 2 समुदायों में सौहार्द बनाने के लिए भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, अच्छी बात है। लाल किला परिसर में आकार लेगा काशी विश्वनाथ धाम, ये आप देखिए पुरातन के एक तरह से मंच के दूसरी मंजिल पर आप देखिए डिजिटल डॉल्बी साउंड के साथ 3D इफेक्ट की विशाल LED लगेगी। दशहरे के दिन लेजर लाइट शो से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के 20 फीट ऊंचे पुतले दिखाए जाएंगे इसमें, और बॉलीवुड कलाकार निभाते हैं इसमें भूमिका। और आप देखिए वर्ष 2019 में इस रामलीला में आए थे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी हमारे। विभाजन को लेकर डीयू में होगा अनुसंधान, बनाया अध्ययन केंद्र के लिए 3 साल के लिए गठित की गई गवर्निंग बॉडी। विभाजन की छिपी हुई कहानियां और यादों को प्रकाश में लाएगा ये केंद्र। देश को महान बनाने के लिए स्वयं को भारत माता के प्रति समर्पित करें युवा, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह की विशिष्ट अतिथि होंगे 1800 दंपति। पीएम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का होगा समापन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी हमारी राष्ट्रपति साहिबा द्रौपदी मुर्मू, ये भी याद रखिएगा। लंदन में भारतीय मिशन की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं जरूरी उपाय, ब्रिटेन कह रहा है। ब्रिटेन सरकार भारत की चिंताओं से वाकिफ है, टॉम ट्रूगेन हार्ट कह रहे हैं। आज की सैन्य वार्ता पर निर्भर है मोदी जिनपिंग की मुलाकात। अप्रैल 2023 के बाद आप देखिए अब हो रही है 29वें दौर की सैन्य कमांडर। अगले हफ्ते ब्रिक्स सम्मेलन और फिर G20 बैठक में एक मंच पर दोनों नेता होंगे। और दिसंबर 2022 में आप देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। एक गलवान हिंसा के बाद 68,000 सैनिकों को वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में पहुंचाया। यहाँ आप देखिए झड़प हुई थी ना लद्दाख के, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में भी आप देखिए चाइना से हमारी झड़प हुई थी। तो उन्हीं की बात हो रही, समाधान निकालने की बात हो रही है। एक तो आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में याद रखना है, एक आपको G20 के बारे में याद रखना है। और इस तरह के जो भी संगठन है इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्या पूछा जाते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप सभी जानते हैं। इसमें आप देखिए ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, भारत हो गया, चीन, दक्षिण अफ्रीका हो गया। 2010 में आप देखिए दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था, तो ये भी। और G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। G20 को ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इस काम है। और 20 सदस्यों में आप देखें अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है। पिछले 3 वर्षों में 508 भारतीय कैदी पाकिस्तान से वापस आए हैं, केंद्र कह रहा है। भारत ने इसी अवधि के दौरान 143 पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजा है। एक किसानों की आय बढ़ाएगा कांटा रहित कैक्टस, खाया जाता है इसका फल, बायो फर्टिलाइजर और बायो ऊर्जा बनाने में भी काम आता है एक कैक्टस। लाल किला से भी मिल सकता है 2024 का संदेश, प्रधानमंत्री मोदी की लोगों से अपील, डीपी में लगाएं तिरंगा, ये आप देखिए। और आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे। और देखिए 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है, 543 सीटें लोकसभा में, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और आप देखते हैं कि यानी कि मतदाताओं के द्वारा, अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा, और अगर आप 25 साल के हो गए तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं इसमें। ये सब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, आप सभी जानते हैं। पर आप लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर दीजिएगा, नीचे आप लोग लिखिएगा। इस छात्रों का तनाव देखकर आईआईटी ने मूल्यांकन प्रणाली में किया बदलाव, दिल्ली आईआईटी ने मध्य सेमेस्टर की परीक्षाओं का एक सेट किया रद्द, और छात्राओं के आत्महत्या मामले को देखते हुए लिया गया निर्णय, निर्देशक कह रहे हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। देखा करिए आसपास, अगर आप देखिए आपका कोई सहपाठी है, आपका मित्र है, या आप देखिए आपके परिवार का कोई मेंबर एकांत में जा रहा है, आपको लग रहा है डिप्रेशन में, अवसाद में, एंजाइटी में जा रहा है, तो ध्यान उससे बात किया करिएगा, एकांत में नहीं, मत उसे पढ़ने दिया करिएगा। मशीनों की मरम्मत कर सुधारी जीवन की दिशा और दशा, हिमाचल की छोटू ठाकुर की एक्सकेवेटर ऑपरेटर मिस्त्री से 48 मशीनों के मालिक बनने की सुनहरी यात्रा है। बड़ी परियोजना में कर रहे हैं कार्य, तो शुरुआत करिए, कहीं से भी करिए आप लोग। और बिना गारंटी ऋण आजकल जो मिल रहा है ना, उसी से इनकी शुरुआत हुई थी। ये आप देखिए दुश्मनों के गढ़ में अब दुगनी ताकत से गोली बरसाएगी सारंग तोप, कानपुर आयुध निर्माण से तैयार किया 20 साल पुरानी तोप का उन्नत और घातक वर्जन, सेना के परीक्षण में सफल, धनोपभोग से ज्यादा है सारंग की मारक क्षमता। इसकी लंबाई 11 मीटर, ऊंचाई 2.55 मीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सारंग तोप का वजन 8 टन देखने को मिलेगा। छोटी छोटी खुशियों से वंचित नहीं किया जा सकता, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आरोपित को बच्चे के दाखिले के लिए विदेश जाने की दी अनुमति, कहा माता पिता के रूप में समर्थन बच्चे के लिए अनमोल अधिकार है, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। अयोध्या में स्नो वर्ल्ड का आनंद लेंगे पर्यटन, अयोध्या क्रूज लाइन विकसित करेगी बर्फ का मनोरंजन क्षेत्र, गर्मी में -7 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच रह सकेंगे। और आप देखिए पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, ये भी आप लोग याद रखिए। 2 वर्ष में बनारस आने वाले पर्यटकों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है, पीछे छूटा गोवा व आगरा, श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव भव्य बनने के बाद आया ये उछाल। सोचिए, एक मरीज एक समय और कई जगह इलाज। या आप देखिए झारखंड में आयुष्मान योजना में खेल, गलत दावा कर भुगतान लेने वाले अस्पतालों से होनी थी 10.40 करोड़ की वसूली, वापसी सिर्फ 87 लाख रुपए की, और 652 महिला एवं
673 पुरुष मरीजों का एक ही समय में अलग अलग जिले के अस्पताल में हो गया इलाज। आयुष्मान योजना को लेकर कैग तल्ख टिप्पणी की हुई है। इसमें भी आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार तो आप देखिए खून में ही बना हुआ है। ये आयुष्मान योजना के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इस तरह की जो भी योजनाएं रहती हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर अपने पास रखना चाहिए। ये कब लॉन्च हुई थी, ये डेट आप लोग याद रखिए, 23 सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में ये आता है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही, गरीबों को इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से। स्वतंत्र भारत, स्वावलंबी भारत। एक करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। उस समय दुश्वारियों, मुसीबतों और चुनौतियों का हिमालय भारतीयों के सामने था, और इन चुनौतियों के बीच हम रोटी और कपड़ा मकान जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं को सब तक पहुंचाने में शिद्दत से जुटे रहे। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि कभी जिन वस्तुओं के लिए हम पूरी तरह आयात पर निर्भर थे, यानी कि मंगाते थे, आज उसमें हम आत्मनिर्भर हुए हैं। कई वस्तुओं के निर्यात में भी हम तेजी से आगे बढ़े हैं। निर्यात का मतलब आप कुछ बेचते हैं, और आप देखते हैं कि देश आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की नई कहानी लिख रहा है। ये उपलब्धियां गर्व की अनुभूति कराती हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतना पर्याप्त है? क्या हम और अच्छा कर सकते हैं? निसंदेह अच्छे की गुंजाइश बाकी है, और इसके लिए आवश्यकता है कि देश का हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी सजग हो। प्रशासन के साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आगे आना होगा, और स्वावलंबन को शब्दों से निकाल कर आप देखेंगे, निकाल कर क्रांति की विचारधारा में बदलना होगा। आज़ादी के इन वर्षों में देश की प्रगति और आगामी वर्षों में संभावनाओं की पड़ताल आज सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। और आप देखिए 322.72 अरब डॉलर रहा सेवा निर्यात बीते वित्त वर्ष में, और आप देखिए 770.18 अरब डॉलर का फुल निर्यात किया गया 2022-23 में। 447.46 अरब डॉलर रहा वस्तु निर्यात 2022-23 में। 26.9 अरब डॉलर रहा कृषि उत्पाद प्रसंस्करित खाद्य निर्यात एवं एक समय भारतीय खाद्य आयात के लिए व्यवस्था। 15,198 करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र में रहा निर्यात बीते वित्त वर्ष में। 10 गुना हो गया है देश का रक्षा निर्यात बीते वर्ष में, ये कहा जा रहा है। जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं प्रयासों का परिणाम भी। विवेक देवराय साहब कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत मात्र नारों तक सिमटा नहीं है, इसका प्रभाव आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। आवश्यकता है कि नीतियों को और कारगर एवं लक्षित केंद्रित बनाया जाए, और जिससे सभी का विकास सुनिश्चित हो, और विकास में सबकी सहभागिता भी बढ़ानी चाहिए। बढ़ते कदम, मिट गई दूरियां। आप देखिए आज़ादी के समय हमारे सामने चुनौतियों का पहाड़ था। बुनियादी ढांचे की स्थिति कमजोर थी, सबके लिए भरपेट भोजन उपलब्ध कराना भी मुश्किल था, और आप देखिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी का जो दंश झेलना पड़ा, जो बंटवारे का। आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान अलग हुआ, और आप देखिए लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए। तो ये सब आप लोग को मानना चाहिए। मिट गई दूरियां। आज़ादी के बाद लंबी दूरी की यात्राओं का मुख्य माध्यम रेलवे था। हमने रेलवे परिवहन को और मजबूत किया, और साथ ही अब हाईवे भी लंबी दूरी के लिए लोगों की पसंद बन रहे हैं। इसका कारण सड़कों का मजबूत नेटवर्क। आज़ादी के समय देश में 20,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो 1.45 लाख किलोमीटर हो चुका है। 3 लाख पंजीकृत वाहन बढ़कर 28 करोड़ हो चुके हैं। विमान यात्राओं का दायरा भी बढ़ाकर 1995-96 में 3.7 करोड़ लोगों ने विमान यात्रा की थी। 2022-23 में यह 32.7 करोड़ हो चुकी है। देखिए रक्षा क्षेत्र में लगाई छलांग, आयातक से निर्यातक बने हम लोग। और आज़ादी के बाद हमारे पास 19 आयुध कारखाने थे, जिनमें किसी विशेष हथियार के उत्पादन की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। 1958 में DRDO, 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना हुई। विगत एक दशक में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कई कदम भी उठाए गए। अब हम लोग बना रहे हैं अपना लड़ाकू विमान, तो ये भी देखने मिसाइल तकनीक में भी आगे हैं हम लोग। सबके लिए आसान है जीवन, यहाँ भी आप देखते हैं। साक्षरता दर स्वतंत्रता के समय 18.3% थी। ये भी कृषि उत्पाद पर भी निर्यात बढ़ रहा है। 1965-66 में हरित क्रांति की शुरुआत की, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। 399.7 ग्राम थी प्रति दिन अनाज उपलब्धता 1950-51 में 512.5 ग्राम हो गई है अनाज उपलब्धता वर्तमान समय में। या आप देखिए दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर हम लोग पहुंचे।
अमूल के संस्थापक बरीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी, इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। और इसके दम पर आप देखिए 1958 में अमेरिका को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 2021 में भारत ने 19.9 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन किया। हम न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं, बल्कि वैश्विक उत्पादन में 20% से ज़्यादा हिस्सेदारी भी रखते हैं। समावेशी विकास के साथ आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ते कदम। भारत को स्वतंत्रता का 100वां वर्ष सिर्फ विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि संपन्नता, समृद्धि, खुशहाली से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में बनाने की प्रतिबद्धता के साथ बढ़ना होगा। स्वावलंबन की राय में समावेशी विकास महत्वपूर्ण है। गरीबी, बेरोजगारी जैसी चुनौतियों को पार करते हुए सबको साथ लेकर विकास की राह पर बढ़ना होगा। अब शिक्षा हो, ये सब आप लोगों को मिले तो अच्छी बात है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह एक सामान्य आपको समझ बनती है और फायदा पहुंचाता है। नाम परिवर्तन पर दोहरा रवैया, ये आप देखिए कि केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा से ने पारित कर दिया है। और आज आप देखिए हमारे देश में कुछ हो ना हो, लेकिन नाम परिवर्तन की परंपरा बड़ी तेजी से चल रही है। सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव पर केरल के मुख्यमंत्री पी बिजरंग ने कहा कि इस राज्य को मलयालम में केरलम ही कहा जाता है। और ये आप देखिए अग्रिम कार्यवाही के लिए यह प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिया गया है। राज्य, क्षेत्रों, नगरों और महानगरों के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव बहुधा आते रहते हैं। और बंगाल सरकार ने भी राज्य का नाम बदलकर बंगला करने का प्रस्ताव पारित कर रखा है। केरल का नाम भी 1956 से पहले त्रावणकोर कोचीन था। तमिलनाडु का नाम मद्रास राज्य था। और आप देखते हैं कर्नाटक का नाम मैसूर था। उड़ीसा की जगह उड़ीसा था। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। पांडिचेरी भी पुदुचेरी हो गया। बंगलोर का नाम 2006 में बेंगलोर कर दिया गया। और मुंबई शहर का लंबे समय तक बॉम्बे कहा जाता था। केरल के त्रिवेंद्रम का नाम 1991 में तिरुवनंतपुरम हुआ। कलकत्ता को कोलकाता हुए बहुत समय नहीं बीता। मद्रास का नाम चेन्नई हुआ। पंजाब का नाम 1950 के पहले पूर्वी पंजाब था। क्या था? पंजाब था। और आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम 1950 के पहले संयुक्त प्रांत था। और नाम परिवर्तन नई बात नहीं है। सांस्कृतिक राजनीतिक कारणों से ऐसे नाम परिवर्तन चला करते हैं। नामकरण में बहुधा संस्कृति, सभ्यता और एवं इतिहास के प्रेरक तत्व होते हैं। कई देशों के नाम भी परिवर्तित हुए। अमेरिकी राजधानी का नाम प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन की स्मृति में रखा गया था। ईरान का नाम पर्सिया था। यहाँ पर्सियन साम्राज्य की स्थापना हुई। बाद में पर्सिया की जगह आप देखिए देश का नाम ईरान हो गया। म्यांमार पहले बर्मा था। जॉर्डन पहले ट्रांस जॉर्डन था। यह नाम जॉर्डन नदी से संबंधित बताया जाता है। कंबोडिया पहले कंपुचिया था। श्रीलंका ब्रिटिश काल में सीलोन था। 1972 में रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका हुआ। 1978 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका हुआ। नाम महत्वपूर्ण है। नाम और रूप मिलकर परिचय बनते हैं। ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त में कहा गया है कि किसी पदार्थ का नाम रखकर परिचय करना ज्ञान की शुरुआत है। वास्तविक ज्ञान शब्द अर्थ के गर्भ में छुपा रहता है। ज्ञानी जन तप बल से वाणी का भी प्राप्त करते हैं। राज्यों, बड़े केंद्रों के नामकरण एवं नाम परिवर्तन के पीछे सांस्कृतिक इतिहास भी होते हैं। केरलम के संबंध में भी यही स्थिति है। केरलम नाम से राज्य के वाम विचार वाले मुख्यमंत्री का लगाव दिखाई पड़ता है। नाम को लेकर भारत और सारी दुनिया में गहन आकर्षण है। भले ही शेक्सपियर ने कहा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सच्चाई यही कि नाम से फर्क पड़ता है। इतिहासकार विक्रम संपत ने सावरकर पर किताब लिखी और सावरकर हिंदुत्व नाम को लेकर आग्रही थे। और पुस्तक के अनुसार सावरकर ने शेक्सपियर के कथन पर व्यंग्य किया। नाम में क्या रखा है? क्या अयोध्या को अयोध्या को होनोलुलु कह सकते हैं? अमेरिका को कहिए कि वॉशिंगटन को चंगेज खा पुकारिए, या फिर किसी मुस्लिम को खुद को यहूदी बुलाने पर राजी करिए। केरल और आप देखिए बंगाल राज्य द्वारा प्रस्तुत नाम परिवर्तन के प्रस्ताव संवैधानिक परीक्षणों की प्रक्रिया से गुजरेंगे। मूलभूत प्रश्न यही है कि अपने अपने क्षेत्रों, राज्यों में आप देखते हैं कि संस्थाओं और केंद्रों के नाम बदलने वाला कथित उदारवादी, सेकुलर, खेमा, राष्ट्रवादी विचार के ऐसे ही प्रस्ताव पर आक्रमक क्यों हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद नगर का नाम बदलकर प्रयागराज हड़बड़ी में नहीं किया था। प्रयाग सुप्रतिष्ठित अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ का कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। दुनिया भर के जिज्ञासु श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्रयाग नाम
हजारों वर्ष पुरानी है और प्राचीन है। यह भारतीय संस्कृति, उपासना और ज्ञान विज्ञान की तपोभूमि है। ऐसे तमाम तत्वों के बावजूद वाम सेकुलर के माँ प्रयाग नामकरण का विरोध करता रहा। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखने पर भी इन्हीं तत्वों ने अनावश्यक हल्ला मचाया था। कथित सेकुलर को हिंदू राष्ट्र जीवन से जुड़ी प्रत्येक गौरवशाली समिति पर आपत्ति रहती है। भारत लंबे समय तक विदेशी सत्ता के अधीन रहा है। विदेशी शासकों ने यहाँ के सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र का सत्यानाश किया है। उन्हें यथापूर्व बहाल करना राज्य और समाज का कर्तव्य है, लेकिन भारतीय संस्कृति को हृदय से न स्वीकार करने वाले तत्व सांस्कृतिक प्रतीकों पर भी आक्रामक रहते हैं। कुछ तत्वों को देश के नाम भारत पर भी आपत्ति है। संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस भी हुई थी और देश का नाम इंडिया दैट इज भारत रखा गया। जो अब भारत है, कायदे से उसका नाम भारत ही होना चाहिए। और संविधान सभा में हरि विष्णु कामत ने भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया नामकरण का संशोधन रखा है। उन्होंने भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष आदि नामों का सुझाव दिया। सेठ गोविंद दास ने कहा, इंडिया दैट इज भारत का नाम रखने का तरीका सुंदर नहीं है। भारत जैसे दूसरे देशों में इंडिया भी कहा जाता है, यह नाम ठीक होता। उन्होंने भारत का भी उल्लेख किया, महाभारत का। और के.एस. सुब्बाराव ने भारत को प्राचीन नाम बताया और कहा, भारत नाम ऋग्वेद में भी है। कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि हजारों वर्ष की पराधीनता में देश ने अपना सब कुछ खो दिया, संस्कृति, सम्मान, मनुष्यता, आत्मगौरव और अपना नाम। केरल की तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 2004 में इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया रखने का प्रस्ताव किया था। दोनों में संस्थागत अंतर है। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रस्ताव देश के नाम से संबंधित है। भारत में पिछले 9 वर्षों से आप देखिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा है और सांस्कृतिक प्रतीकों एवं प्राचीन धरोहरों के प्रति विशेष प्रकार की राष्ट्रीय चेतना का जागरण हो रहा है। इसके बावजूद आप देखिए कुछ तत्वों ने संसद के नए भवन के लोकार्पण अवसर पर सांस्कृतिक प्रतीक सेंगोल को लेकर गलत बयानबाजी की थी, जो उचित नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ी सभी प्रतीकों, स्मारकों, धरोहर और नामों के प्रति आदर और सम्मान का भाव विकसित करना राष्ट्रीय कर्तव्य है। लेखक उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, याद रखिएगा। विभाजन की विवेचना को भुलाना कठिन है। अगस्त 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय मैं 5-6 वर्ष का था। ये सुरेंद्र कुमार रेली कह रहे हैं। और मैं माता पिता, बुआ और 2 बड़ी बहनों के साथ लाहौर के भारत नगर में रहता था। ये आप देखिए, पहले जो बांग्लादेश देख रहे हैं ना, ये भी पहले पाकिस्तान को मिला था, लेकिन 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, उसी समय ये आज़ाद हुआ था। तो आप देखेंगे कि वह भारत नगर की आर्य समाज इकाई के प्रधान होने के नाते सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे। विभाजन को लेकर हमारे घर में जब बैठकें होती थी तो मैं पिताजी की गोद में बैठा होता था। बंटवारे की बातों के बीच जब गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, तो सब हिंदू सिख आश्वस्त हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद माहौल बिगड़ने लगा। एक दिन पिताजी शाम को जब स्टेशन से घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रेलवे पुल पर कुछ मुसलमान छुरे लेकर घूम रहे हैं। वे 2 व्यक्तियों को छुरा मारकर भाग गए। पता चला कि उन दोनों की मृत्यु हो गई है। ऐसी घटनाएं पूरे लाहौर में जगह जगह होने लगी। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। दंगे पूरे लाहौर में फैल रहे थे। और एक दिन सुबह मेरे पिताजी के मित्र का बेटा जो सेना में था, सेना का ट्रक लेकर आया और ताकि अपने परिवार को ले जाए। और आप देखें, चूंकि वह हमारे पड़ोसी थे तो इसलिए उन्होंने पिताजी से कहा, आप भी हमारे साथ चलो। और हमने एक छोटा सा ट्रंक लिया और उसमें ज़रूरी सामान रखा। जैसे ही मोहल्ले में यह बात फैली तो कई हिंदू परिवार हमारे घर आ गए। पिताजी ने कहा, जितने लोग चाहें चल सकते हैं, लेकिन सीमित जगह होने के कारण कोई ज़्यादा सामान लेकर ना चले। चूंकि सबने सोचा कि कुछ दिन बाद शांति होने पर वापस आ जाना है, इसलिए वे घरों में ताला लगाकर और कुछ जरूरी सामान लेकर आनंद फानंद ट्रक पर सवार हो गए। दुर्भाग्य से कोई ट्रेन जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि खबर मिली कि जो ट्रेन सुबह अटारी के लिए रवाना हुई थी वह अगले स्टेशन पर भीड़ के हमले का शिकार हो गई और उसमें सवार लोगों को मार दिया गया। इसी बीच कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन पर भी हमला कर दिया। इससे दहशत और बढ़ गई। हमारे मोहल्ले के जो लोग रह गए थे वे भी दंगों के बीच किसी तरह स्टेशन आ गए। उन्होंने बताया कि भीड़ ने सब मकानों के ताले तोड़कर सामान लूट लिया और आग लगा दी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दहशत फैल रही थी। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह जान बच जाए और भारत पहुंच जाए। और अगले दिन ना जाने किन रास्तों से होकर हमारी ट्रेन मथुरा पहुंची। हमें एक शरणार्थी शिविर में भेज दिया गया। वहां हमें पता लगा कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन लाखों लोगों को उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लगभग 10 लाख लोग मारे गए। 30 लाख के करीब परिवार कंगाली की हालत में सड़कों पर आ गए।
करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए थे। विस्थापन का दर्द क्या होता है यह वही बता सकता है जिसने उसे झेला हो। पिताजी के एक मित्र थे जो गाजियाबाद की मुरादाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने हमें शरण दी। इसी बीच मेरे मामा जी को पता लगा कि हम बचकर मुरादनगर आ गए हैं, तो वह हमें अपने साथ दिल्ली की सब्जी मंडी के पास थाने वाली गली में ले आए। वहाँ मेरे नाना जी और उनके भाई एक ऐसे मकान में रहते थे जिसे मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। उसी मकान में हम एक छोटा सा कमरा बिना रोशनदान और खिड़की के मिला। हम उस काल कोठरी जैसे कमरे में 5 बरस तक रहे। इस मकान की पहली मंजिल पर हमारी तरह की पाकिस्तान से लुट पिट कर आया एक परिवार था, जिसमें 3 लड़के 2 लड़कियां, उनके माता पिता था। बाद में बड़ा लड़का राजेंद्र कुमार फिल्म जगत का जूली स्टार बना और उनके पिता फेरी लगाकर कपड़े बेचते थे। मंझला लड़का नरेश उनकी मदद करता था। बाद में वह भी फिल्मों में चला गया। सबसे छोटा बेटा मेरी ही आयु का था। उसकी माता जी लोगों के कपड़े सिलती थी और दोनों बहनें लिफाफे बनाती थी जिन्हें नरेश बेच आता था। मेरी दोनों बहनों ने भी उनसे लिफाफे बनाना सीखा। उन्हें बेचने की जिम्मेदारी मेरी थी। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। पिताजी अपनी नौकरी के लिए दिन रात चक्कर काटते थे। आखिर में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्हें नौकरी मिल गई, और जो वह लाहौर में करते थे। इसके बावजूद आर्थिक तंगी इतनी थी कि हमें लिफाफे बनाने का काम लंबे समय तक करना पड़ा। और पिताजी की नौकरी के चलते विभाजन पूर्व हमारा परिवार लाहौर में रहता था, लेकिन जमीन जायदाद सियालकोट की तहसील पसरूर में दुल्लम कालवा गांव में थी, जहां हम और हमारे संबंधियों के परिवार रहते थे। हम सबके पास कई एकड़ जमीन, गाय भैंस और घोड़े थे। हमारे अनेक पड़ोसी मुसलमान थे और उनसे अच्छे संबंध थे। जब विभाजन की चर्चा होने लगी तो मुस्लिम पड़ोसियों ने कहा कि अभी गड़बड़ है, आप सब कुछ दिनों के लिए चले जाओ, हम आपके मकान, दुकानों और जमीनों का ध्यान रखेंगे, और जब शांति हो जाएगी तो लौट आना। हमारे संबंधी अपना कीमत सामान खच्चरों पर लाद कर सीमा की ओर चल पड़े, लेकिन 5-6 किलोमीटर के बाद हथियारों से लैस एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मेरा चचेरा भाई हरीश मारा गया। बाकी लोग जख्मी हालत में जान बचाकर भाग निकले। भीड़ ने मेरी 2 चचेरी बहनों को अगवा कर लिया, जिन्हें पुलिस ने छुड़वा लिया। बाद में पिताजी पाकिस्तान जाकर उन्हें भारत लेकर आए। हमारा भरा पूरा परिवार तिनके तिनके की तरह बिखर गया, और हमारे जैसे हर परिवार की एक दर्द भरी कहानी जो आसानी से भुलाई नहीं जा सकती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें उस रक्त रंजित इतिहास का स्मरण कराता है, और उसे ना दोहराने की मानवता के हित में होगा। पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आए लेखक शिक्षाविद हैं, इन्हीं के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अध्यात्म विज्ञान, यह ब्रह्मांड मूलतः 2 सत्ताओं से मिलकर बना है, एक जड़ तथा दूसरा चेतना। जड़ सत्ता अर्थात पदार्थ विद्या का अध्ययन विज्ञान कहलाता है, जबकि चेतन सत्ता आत्मा परमात्मा का अध्ययन अध्यात्म का विषय है। चलिए देख लिया अगर ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, विरोध की ताकत, अपराधी न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के लिए विगत दिवस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल के रूप में जो 3 नए विधेयक रखे हैं, उन पर आप देखते हैं कि विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ये आप देखिए हमारे देश की परंपरा है। बीजेपी जब विपक्ष में भी तब वो भी करती थी, कोई भी काम हो उसका विरोध विपक्ष को करना ही है। वो अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं है। आयुष्मान योजना सीमा, ये चिकित्सा के महंगे होने के कारण यह योजना निम्न और मध्यम आय वर्गों के लिए संजीवनी की तरह है। योजना से काफी संख्या में लोगों को आधुनिक चिकित्सा भी मिल रही है। सुरक्षित भविष्य के लिए वन जरूरी है। गत दिनों पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन नई दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 जारी किया है। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। वनों का वैज्ञानिक रखरखाव न केवल जनसंख्या की, भोजन, ईंधन और वन उत्पाद संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है और निकट अवधि में राष्ट्र के लिए लाभ उत्पन्न करता है, बल्कि वनों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की गारंटी भी देता है। यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को संरक्षित करते हुए गरीबी और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी हल कर सकता है। पहली बार राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 ने राज्यों के वन विभाग को निरंतर डाटा संग्रह और इसे एक केंद्रीकृत डाटाबेस में अद्यतन करने के लिए निर्धारित किया है। वन प्रबंधन मानकों एक रूपता लाने का प्रयास करते हुए देश में विविध वन पारिस्थितिकी प्रणालियों को ध्यान में रखता है। वनों के विकास के लिए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन होना जरूरी है। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दबाव में पारिस्थितिकीय तंत्र के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सबसे पहले वनों की कटाई विरोधी कानून की कड़ाई से कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आप देखिए वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से स्वामित्व की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। अतिक्रमण को हतोत्साहित किया जाता है। टिकाऊ वन की प्रणाली और चयनात्मक कटाई और पुनर्नवीनीकरण को बढ़ावा देकर नवीकरणीय संशोधन
इमारती लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इको टूरिज्म में पर्यावरणीय चेतना और आप देखिए को बढ़ावा देते हुए आर्थिक विकास की अवसर प्रदान कर सकता है। जनजातीय समुदाय इको लॉज लाज और टेल्स का निर्माण करके प्रकृति के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हुए आगंतुकों की आमद से लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए अनुसंधान समर्थित संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण, आवास बहाली और आक्रामक प्रजातियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करके जैव विविधता को बहाल किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर आप देखिए जंगल की आग को रोकने के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों तकनीकों को नियोजित करते हुए आग की रोकथाम की रणनीति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अवैध कटाई के खिलाफ औषधीय जड़ी बूटियां और हस्तशिल्प सुरक्षा उपायों के साथ स्वदेशी आजीविका का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय योजना में पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए एकरूपता लाने का प्रयास किया जाए तो वन की क्षेत्र में आप देखिए निरंतर विस्तार हो सकता है, होगा भी। ये छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। फर्जी विश्वविद्यालयों पर लगे प्रभावी अंकुश। हर साल की तरह इस बार भी यूजीसी ने देश भर में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। वस्तुतः यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार केवल केंद्रीय राज्य और प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों को ही विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। ऐसे में यूजीसी द्वारा हर साल जारी फर्जी विश्वविद्यालय की सूची से स्पष्ट है कि ऐसी फर्जी संस्थान आज भी अस्तित्व में, जिन पर कठोर और प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है। चलिए अच्छी बात है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 1/3 पद रिक्त हैं। और आप देखिए जब भी आप लोग कोई डिग्री लेना चाहते हैं ना, देख लिया करिएगा उसके कॉलेज के बारे में, सर्च कर लिया करिएगा। एक रसिक राजनेता की कहानी, खरी खरी तंज कसा जाता है। नियमों की नई राय पर विधानसभा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। धान पर होगा चुनावी घमासान, ये आप देखिए छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव है। घरेलू बैटरी निर्माण के बिना अधूरी रही ईवी क्रांति, इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है। CII ने कहा है कि घरेलू स्तर पर तंत्र विकसित नहीं हुआ तो चीन को मिल सकता है बड़ा बाजार और दूसरे देशों के साथ बढ़ाना होगा सहयोग हमें। कई राज्यों ने घोषित की बैटरी निर्माण नीति। भारत के पास बैटरी बनाने की जरूरी लिथियम कोबाल्ट निकल की भंडार नहीं है। उत्पादन को बढ़ावा देने वाली PLI स्कीम का असर दिखने में भी लग सकते हैं कई वर्ष। चलिए, अप्रैल जून तिमाही में बिजली उत्पादन में 1.3% की वृद्धि हुई है। टाटा स्टील नए अधिग्रहण को लेकर इच्छुक नहीं है, नरेंद्रन कह रहे हैं। ग्रामीण वृद्धि से शहरी मांग को पछाड़ा, भरतपुरी कह रहे हैं। ये 7 कंपनियों का पूंजीकरण 74,000 करोड़ रुपये घटा। RBI ने AI/ML के प्रयोग के लिए एजेंसी चुनी। ये आप देखिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और AML मशीन लर्निंग की बात हो रही है। आजकल काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। राजकोषीय स्थिति में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। डैचे बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने तैयार की 17 राज्यों की रिपोर्ट और सूची में आप देखिए बंगाल, पंजाब और केरल सबसे नीचे पायदान पर। रिपोर्ट के मानदंड राजकोषीय घाटा, स्वयं का कर राजस्व और राज्य का ऋण स्तर, राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले ब्याज भुगतान। और आप लोगों को कह रहा हूं कि NCERT किताबें इकोनॉमिक्स के लिए भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। एक्स ने कमाई पर देना पड़ेगा सकता है 18% GST, जो ट्विटर है ना उसी की बात हो रही है। त्योहारों में बेहतर रहेगी यात्री वाहन बिक्री। BOM का कर्ज व जमा वृद्धि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है। ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। रॉ खन्ना कह रहे हैं, भारतवंशी अमेरिकी सांसद हैं। और गुलाम जम्मू कश्मीर में आज मनाया जाएगा काला दिवस। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस कर रही है अत्याचार। और आप देखिए गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि इस हिस्से की बात हो रही है। ये पाकिस्तान कब्जा किए बैठा हुआ है ना, हमारा हिस्सा है, ठीक है। रूसी गोलाबारी में यूक्रेन के खैरसान में 23 दिन की बच्ची सहित 7 की मौत। आप देख रहे हैं यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उसी की बातें हो रही हैं। चीनी इंजीनियरिंग को ले जा रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर आप देखिए बलूच विद्रोहियों का हमला हुआ है पाकिस्तान में। नेतन्याहू के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायिक सुधार के विरोध में आप देखते हैं 32 सप्ताह हजारों लोगों ने तेल अवीव में मुख्य स्क्वायर पर प्रदर्शन किया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत से साझेदारी महत्वपूर्ण है, थानेदार कह रहे हैं। भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए अमेरिका में द्विदलीय समर्थन। चीन को संदेश मिलेगा, आक्रामक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेना व शहबाज सरकार के आलोचक 11 लोगों की मीडिया कवरेज पर रोक लग गई है। भारत कुवैत उच्च स्तरीय बैठक को लेकर कर रहे हैं प्रयास। कुवैत में भारत की
ये भारत के राजदूत ने दोनों देशों के गहरे रिश्ते और सहयोग को सराहा, कहा खाड़ी क्षेत्र में कुवैत की तटस्थ भूमिका की नीति सराहनीय है। वीजा देने से इनकार पर 17 भारतीयों ने अमेरिकी सरकार पर किया मुकदमा। भारतीयों ने कहा है जवाब देने का मौका दिए बिना उन्हें गलत तरीके से दंडित किया गया। नियोक्ताओं की ओर से की गई धोखाधड़ी के कारण अमेरिकी सरकार ने उठाया कदम। कार्डबोर्ड का महल, एबेटन में न्यू कैसल में फ्रांसीस कलाकार ओलिवर ग्रोसेट द्वारा डिजाइन किया गया है कार्डबोर्ड बॉक्स का महल है। एक खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। क्रिकेट तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये आप जानते हैं। लाहिड़ी चौथे स्थान पर। भारत के अनिर्बान लाहिड़ी ने अपने पहले 6 हॉल में आप देखिए 5 बर्डी के साथ शानदार प्रदर्शन किया और LIV गोल्ड बैडमिंस्टर में 7 अंडर 64 का स्कोर करते हुए संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंचे। आयरलैंड दौरे के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछले चोट के कारण लगभग 1 साल तक भारतीय टीम से दूर रहे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आयरलैंड दौरे से पहले पूरे दमखम के साथ अभ्यास कर रहे हैं। ये PCB ने खेल मनोवैज्ञानिक मकबूल को नियुक्त किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। होंडा रेसिंग इंडिया ने एशिया चैंपियनशिप में 2 अंक जुटाए। दीक्षा की स्थिति में भारत की दीक्षा डागर ने 1 बर्डी और 1 बोगी के साथ इवन 72 का कार्ड खेला, जिसमें वह वाल्टन हीथ में चल रही महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के तीसरे दौर के बाद संयुक्त 47 से संयुक्त 35वें स्थान पर पहुंच गई हैं। भारतीय हॉकी टीम तीसरे स्थान पर पहुंची, आप देखेंगे एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में। विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना लक्ष्य है, सेन कह रहे हैं। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, वही कह रहे हैं। स्वातिक को हराकर पेगुला फाइनल में पहुंची है। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने 3 सेट तक चले कड़े मुकाबले में शीर्ष रैंकिंग की खिलाड़ी ईगा स्वातेक को पराजित करके नेशनल बैंक मॉन्टियल ओपन टेनिस टूर्नामेंट में फाइनल में जगह बनाई है। एम्बापे ने शुरू की PSG के साथ ट्रेनिंग। शीर्ष फ्रेंच क्लब PSG ने रविवार को बताया। हंगरी में लंबी छलांग लगाने को तैयार भारतीय एथलीट। 8.40 मीटर 2023 में पार करने वाली दुनिया के लिए अकेले खिलाड़ी भारत की श्री शंकर व एल्डन। अखबारों ने जलाई थी विद्रोह की ज्वाला, स्वतंत्रता की बात हो रही है। चलिए अब आप देखिए 2 दिन 15 अगस्त तक यही सब आएगा। जनगणमन में बसा रवीन्द्र संगीत। एक खबरें यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खबरें मिल जाती हैं। 2 राज्यों की न्याय व्यवस्था संभालने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना। महाराष्ट्र और गोवा की न्याय व्यवस्था संभालने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में आज ही हुई थी। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप के लिए भी यही हाईकोर्ट है। महाराष्ट्र के नागपुर, औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में इसकी शाखा है। फ्रांस बना मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला पहला देश। 1893 में आज ही फ्रांस में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए वहाँ पेरिस पुलिस ऑर्डिनेंस पास किया गया। इस कदम के साथ फ्रांस रजिस्ट्रेशन प्लेट की व्यवस्था शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना। कुलदीप नैयर की किताब में दिखा समाज के विभिन्न पत्रकार और राजनयिक कुलदीप नैयर का जन्म 1923 में आज ही सियालकोट अब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने बिटवीन द लाइन्स, इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स, इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया हाउस और वाल एड वाघा समेत 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी। उनकी किताबों में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दर्द से लेकर समाज के अन्य कई पहलू दिखते हैं। देश में आपातकाल के समय सरकार की आलोचना करने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 23 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था। प्रत्यारोपण में लीवर की क्षति कम करने की विधि खोजी गई। डोनर से मिलने वाला अंग प्रत्यारोपण के बाद ज़्यादा दिन तक प्रभावी तरीके से कर सकेगा कार्य। सर्जरी की सफलता का भी लगाया जा सकता है इससे बेहतर पूर्वानुमान। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे देश में अंग दान करने की प्रथा कम देखने को मिलती है। 0% में बहुत कम आप देखेंगे। अन्य देशों में ये अधिक है और इससे आप देखिए कई जिंदगियां मिल सकती हैं। अगर किसी के आप भगवान ना करे फिर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की सड़क दुर्घटना में डेथ हो जाती है। अब आप देखिए उनके काम के तो कोई अंग बचा नहीं है, तो दान करके भी बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। उल्काओं की बारिश से अर्जेंटीना में पेंटागोनिया क्षेत्र में वारिलोचे शहर में के पास लोपेज पर्वत के पीछे आप देखिए पर्सिड उल्कापात का ये शानदार नज़ारा। स्तनपान कराने से कम हो जाता है दिल की बीमारियों का खतरा, ये अनुसंधान कह रहा है। त्वचा के रंग से जुड़ी बीमारियों का इलाज होगा आसान।
त्वचा, बाल और आंख की रंगों से जुड़े 135 नए मेलेनिन जीन की हुई पहचान। भारतीय मूल के विज्ञानी विवेक वाजपेयी की नेतृत्व वाली टीम की बड़ी उपलब्धि है। पालक के बंद पैकेट में मिल गया जिंदा मेंढक। इस तरह की मिसंगन की ये घटना है। और आप देखते हैं कि इस तरह की कई जगह से खबरें आती रहती हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं है आप लोगों के साथ, बस मेहनत करते रहिए। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग।